गुड इवनिंग मित्रों, कैसे हैं आप सभी। वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, हमारे व्याकरण के अंदर टॉपिक चल रहा था विकारी शब्द, और विकारी शब्दों में हमने 3 पढ़ लिए थे और चौथा जो टॉपिक था वो क्रिया था। लेकिन मैं क्रिया न लेकर मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूँ उसका, और वो टॉपिक कौन सा है, छंद। और छंद लेकर क्यों आया हूँ, क्योंकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये साहित्य के अंदर 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 4-4 नंबर के। तो ये बात मुझे यूँ लगी कि क्यों ना मैं, जो विद्यार्थी छंद को बहुत हार्ड टॉपिक मानते हैं, कैसे याद होगा, क्या करेंगे, किस प्रकार से, और बीच में इस कोविड-19 की वजह से जो हमारी पढ़ाई बाधित हुई है, पढ़ाई बाधित होने का प्रमुख कारण है कि स्कूल ना आना और घर पे बैठे रहना, ऐश मौज करना, और उस ऐश मौज में हम सारी बातें क्या होते हैं, भूल जाते हैं। फिर एक ही रात में हम पीएचडी करने का अटूट प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने कहा विद्यार्थियों का कुछ मेरे से भला हो तो मैं क्यों ना कर लूँ। तो मित्रों, थोड़ा ध्यान से सुनना और वापस रिस्पांस में मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताते रहना। हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है, छंद। छंद टॉपिक शुरू करें उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हमें ज्ञान होना चाहिए। छंद प्रवर्तक कौन, तो हमारे आचार्य पिंगल। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है पिंगल शास्त्र। पुस्तक का क्या नाम है, पिंगल शास्त्र। अब बात करें सबसे पहले हम छंद की। छंद किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले छंद का अर्थ क्या होता है। बंधी हुई रचना। अब ध्यान ये रखना है किस में बंधी हुई है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बंधी हुई है यति गति और लय में, यति गति लय के नियमों में बंधी हुई पद्य रचना को छंद कहते हैं। यति गति और लय के नियमों में बंधी हुई पद्य रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब देखो, यति और गति क्या है, ये भी तो आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यति की। यति का अर्थ होता है छंद का सस्वर पाठ करते समय या पढ़ते समय जहाँ कुछ ठहरना पड़े उसे यति कहते हैं। तो यति का अर्थ निकल कर क्या आया, रुकना। यति शब्द का अर्थ निकल कर क्या आया, रुकना। अब गति, दूसरा शब्द कौन सा अपना, गति किसे कहते हैं, तो साफ सुथरी बात है, छंद के या छंद को पढ़ने की लय, पढ़ने की
लय का नाम गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। यति, गति और लय के नियमों में बंधी हुई पद्य रचना को छंद कहते हैं। सीधी सी बात है, पहला सवाल छंद किसे कहते हैं, और फिर वो कह देगा जो हमारी पाठ्य पुस्तक 12वीं की सरयू में फ्रंट पेज के ऊपर दे रखे हैं कौन कौन से आपके कोर्स में छंद, पीछे ले दिया जैसे अरिगीतिका को उदाहरण सहित समझाइए, द्रुत लंबित वर्णित छंद है उसके बारे में, वंशस्थ के बारे में, किसी का भी पीछे छंद का नाम देकर आपको उदाहरण सहित समझाने का सवाल वो क्या कर सकता है? कर सकता है। लेकिन उससे पहले ऐसे पूछा जा सकता है छंद किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें यति और गति क्या है, तो यति गति में आपको ये ध्यान देना है, गति छंद का सस्वर, ऐसे हम जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे किसी कविता को पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, तो जो रुकते हैं वहाँ हल्का सा एक चिन्ह लगा हुआ होता है जिसको हम विराम चिन्ह बोलते हैं, वहाँ वो ठहरना ही क्या है? यति। और हम कविता को किस लय से गा रहे हैं, और वो जो लय है वही क्या होती है? गति। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। आगे यदि अपन बढ़े तो सबसे पहले इसमें मेन जो बात है परिभाषा में, वास्तविक तौर से यदि परिभाषा ये है, अब ये जो मात्रा नियम इसमें नहीं, इस छंद की परिभाषा यदि अपन लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मात्रा या वर्णों में, मात्रा या वर्णों में बंधी हुई रचना, मात्रा या वर्णों में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब मात्रा, और देखो मात्रा भी लिखा है और वर्ण भी लिखा है, अभी बात करेंगे कैसे मात्रा है कैसे वर्ण है, सारी बातें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पहले तो, उसके बाद में हम आगे चलते हैं, मात्रा की बात करते हैं। सबसे पहले मात्रा या वर्णों में बंधी हुई रचना क्या कहलाती है? छंद। या अर्थात यति, गति और लय के नियमों में बंधी हुई पद्य रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब थोड़ा ध्यान देना, केवल इतना ही नहीं है, छंद समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मात्रा क्या होगी या मात्रा किसे कहते हैं, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है, ये सारा भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अब यदि सीधी बात कर दें छंद की, तो यहाँ हम बात कर सकते हैं, छंद की बात चलती है उसमें हम बात करते हैं पहले मात्रा की। सबसे पहले तो मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगा समय मात्रा कहलाता है। अब ध्यान क्या देना है, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मात्राओं की संख्या तो होती है 10। अब यूँ कहें हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं? 10। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? तो ध्यान रखना अ की। कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? अ की। बाकी कौन कौन से स्वर, अब देखो अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। अब ये ध्यान क्या देना तुम्हें, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की, ए की, ओ की, औ की और री की। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली यहीं से एक बात और निकल कर आएगी कि स्वरों को हमने आगे पहले अपने व्याकरण पढ़ी थी, उसमें
समझाया भी था। तो स्वर, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इसी को लघु या गुरु। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी पड़ी थी? 4, अ, ई, उ और री। अब इनकी जो मात्राएं होती हैं वो लघु मात्राएं होती हैं। उसके बाद में दीर्घ पीछे रह गए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इनकी संख्या 4, इनकी 7। अब ये जो मात्राएं हैं, इसकी जो मात्राएं हैं वो क्या कहलाती हैं? गुरु। इनकी जो मात्राएं वो क्या कहलाती हैं? गुरु। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहीं से हम करें, क्योंकि हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंदर हम मात्राएं गिननी पड़ेगी। तो मात्राएं, अब देखो यहीं से एक पॉइंट, ये तो मात्रा की परिभाषा हो गई। यहीं यदि हेडिंग डाल दें, मात्राओं को गिनना। अब देखो मात्राओं को गिनना, तो हम मात्राओं को ऐसे गिनेंगे। इनको तो हम लघु में गिनेंगे और इनको हम किस में गिनेंगे? गुरु में गिनेंगे। अब इसके अलावा और कौन कौन सी लघु होती है और कौन कौन सी गुरु होती है? तो ध्यान दो, इसमें देखो यदि चंद्र बिंदु युक्त कोई वर्ण है, चंद्र बिंदु, तो उसकी मात्रा भी क्या होगी? लघु। चंद्र बिंदु युक्त कोई भी है तो उसकी मात्रा क्या होगी? लघु। अब देखो यदि उसने ऐसे लिख दिया छांद, तो यहाँ देखो यहाँ आ की मात्रा है तो ये गुरु ही होगी, यहाँ लघु नहीं होगी। अब उसके बाद देखो दूसरा है अनुस्वार युक्त। यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार है तो उसकी मात्रा भी क्या होगी? गुरु। उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। अब उसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, उसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है, और वो बात ये है कि मात्रा उसमें गिनते समय संयुक्ताक्षर, या यूँ लिख सकते हैं संयुक्त वर्ण से पूर्व मात्रा गुरु हो जाती है। संयुक्त वर्ण से पूर्व मात्रा क्या होती है? गुरु हो जाती है। संयुक्त वर्ण ऐसे देखो, जैसे मैंने लिखा संबंध। अब संबंध की बात करें तो ये दोनों भी संयुक्त हैं, ये दोनों भी संयुक्त हैं। अब संयुक्त अक्षर से पूर्व, इसका मतलब ये गुरु हो गया, इस संयुक्त अक्षर से पूर्व ये ब गुरु हो गया, ये ध। ये बात थोड़ी ध्यान रखनी। उसके बाद में संयुक्ताक्षर, यानी हम पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ते हैं? संयुक्त व्यंजन। उस संयुक्त व्यंजन के अंदर भी ये कि ये बात सहम आएगी कि संयुक्त व्यंजन से पूर्व मात्रा क्या हो जाती है? गुरु। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों से पूर्व मात्रा गुरु हो जाती है। क्या हो जाती है? गुरु हो जाती है। अब संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4। और वो कौन कौन से होते हैं? श, त्र, श, त्र, ज और श्र। क्यों ये संयुक्त अक्षर क्यों है? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से क्या है? मिलकर बने हैं। कितने व्यंजनों से मिलकर बने हैं? 2 से। कितने व्यंजनों से मिलकर बने? 2 से मिलकर बने। कितने व्यंजनों से मिलकर बने? 2 से। अब वो 2 कौन कौन से हैं? थोड़ा ध्यान दो। एक तो श, त्र, ज, श्र। अब यदि बात करें तो इसमें योग इन दोनों का, इसमें योग इन दोनों का, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग। अब देखो ये अपने आप में संयुक्त है, अपने आप में क्या है? संयुक्त। अब एक इसका उदाहरण देखो, मैं आपसे एक उदाहरण दूं। जैसे मैंने लिखा कक्षा, कक्षा। अब ध्यान देना कौन सा है? संयुक्त अक्षर है, और इसकी वजह से ये भी मात्रा क्या हो जाएगी? गुरु। और ये इसमें आ की है ऑलरेडी,
तो ये क्या हो गई गुरु। अब यहाँ दो ध्यान देने की बात क्या है कि इसमें एक और एक वर्ण तो कितने हैं, दो वर्ण है, मात्राएं देखो दो और ये भी दो, चार क्या है मात्रा, वर्ण कितने हैं इसमें दो, मात्राएं कितनी है चार। वापस थोड़ा ध्यान देना, यदि ह्रस्व स्वर है जिसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, और इन लघु स्वरों की मात्रा भी क्या होती हैं, लघु स्वर यानी कि मूल स्वर की मात्राएं क्या हो गई, लघु हो गई। दीर्घ स्वर यानी कि गुरु स्वर की मात्राएं भी क्या हो गई, गुरु हो गई। यदि किसी वर्ण के ऊपर अनुस्वार है तो भी क्या होगा, गुरु होगा। अब देखो यहां लिखा था संयुक्त वर्ण से पूर्व मात्रा क्या होती है, गुरु हो जाती है। उदाहरण ये नीचे दे रखा है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजनों से पूर्व मात्रा क्या होती है, गुरु। और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं हम पढ़ कर आए हैं आगे, ये चारों। अब यहाँ देखो ऐसे ही ऐसे देखो एक और उदाहरण लें, तो ये उदाहरण इस प्रकार से देखो, जैसे मैंने लिखा पत्र। अब इस देखो इसमें वो पूछे आपको वर्ण और इसमें पूछे आपको मात्रा। अब देखो प और त्र, तो प की मात्रा देखो त्र की वजह से क्या हो गई गुरु, और त्र अपने आप में क्या है लघु। तो ये सीधी सी बात है, मात्रा हो गई 2 + 1, वर्ण हो गया 1 + 1, तो वर्णों की संख्या 2 और मात्रा की संख्या कितनी हो गई 3। तो ये ऐसे मात्रा गिनते हैं। अब छंद टॉपिक पर जाने से पहले आपको ये सारी बातें क्या है दिमाग में सेट होनी चाहिए, इसीलिए कि बाद में जब मैं मात्रा गिनूंगा मैं लगाऊंगा लघु गुरु करूंगा और तुम तुरंत अपना जो वीडियो चल रहा है उसको बंद कर दो, क्या लघु गुरु लगा रखा है। इसीलिए पहले मैं बता रहा हूं आपको मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं, वो थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब देखो संयुक्त वर्ण से पूर्व, तो ये संयुक्त है, इन्हीं को हम संयुक्त वर्ण कह सकते हैं क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है, या ये संयुक्त व्यंजन है, यही संयुक्त। अब देखो केवल ये तो संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजनों की बात। अब देखो यहां आपने एक और लिखा है, जैसे मैंने लिखा है संबंध। अब ये देखो अनुस्वार जिसके ऊपर है वो क्या हो जाएगा गुरु। तो एक तो ये, दूसरा हम इस संबंध को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी संबंध ही हुआ। तो अब देखो इस म की वजह से पूर्व में प्रभाव पड़ा गुरु हो गया, इस न का प्रभाव पूर्व पड़ा गुरु हो गया, और ध लघु। अब यहाँ देखो यदि आपसे पूछे वर्ण कितने हैं तो 3, 1 2 3, मात्राएं पूछे 2 2 4 और 1 5, तो मात्रा तो हो गई 5 और वर्ण हो गए 3। तो ध्यान रखना है। ऐसे ही ऐसे एक शब्द देखो वात्सल्य। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, मात्रा इस आधे तक का इस वाक्य के ऊपर प्रभाव पड़े या न पड़े, ये तो पहले से ही क्या है गुरु है, लेकिन इस आधे ल का प्रभाव कहाँ पड़ेगा स पर, तो ये गुरु हो गया ये। अब यहाँ पूछे मात्राएं कितनी है आपसे, मात्राएं कितनी है तो 2 2 और 1, 2 2 और 1, तो टोटल मात्राएं कितनी है 5। अब यहाँ वर्ण गिनो, वर्ण 1 2 और 3, वर्ण कितने हो गए इसमें 3। अब यहाँ से एक सवाल पूछे आपसे अक्षर, तो अक्षर में देखो अक्षर की जब बात करेगा तो वो व में से क्या निकला आ, फिर त आधा है, फिर स आधा हो गया, स में से अ निकल गया, फिर ल आधा है, उसके बाद में य और य में से क्या निकल गया अ। अब ये देखो यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये अक्षर हो गए। अब यहाँ बात करें अक्षरों की तो अक्षर ये हो गए। अब यहाँ बात करें वर्ण की तो वर्ण ये 3 हो गए, इसमें ही पूरी बात वात्सल्य पर ही चल रही है। मात्राएं पूछे तो क्या हो गई 5 हो गई। लेकिन मित्रों एक बात और ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि जब भी आप नोट के रूप में आप इसको याद रख सकते हो, नोट के रूप में देखो आप कैसे, यदि मह लह या नह वर्ण हो तो इनका प्रभाव इनके पूर्व वर्ण पर नहीं पड़ेगा।
अर्थात जैसा वर्ण लिखा है उसी के अनुरूप मात्रा आएगी। अब देखो, जैसा वर्ण लिखा उसी के अनुरूप मात्रा आएगी। जैसे मैंने शब्द लिख दिया तुम्हारा। अब देखो इस आधे वर्ण का देखो मह, लह और नह, विशेष बात ध्यान रखना, ये केवल इन्हीं पर है लागू। जैसे यहाँ अपन ने ये लिखा है लय, तो इस लय का प्रभाव भी इसी पर पड़ा है। समझ में आई बात? लय का प्रभाव भी इसी पर पड़ा है। तो खास बात ये ध्यान रखना है, और वो बात ये है यहाँ यदि जैसा लिखा है वैसा ही वर्ण, अब देखो यहाँ देखो त में छोटे ऊ की मात्रा है तो ये लघु ही रहेगा, गुरु नहीं होगा आधे का, इसके पूर्व प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दोनों गुरु ही हैं। अब यहाँ वर्ण कितने? 1, 2 और 3, 3 तो क्या हो गए वर्ण। अब यहाँ देखो मात्राएं 1, 2, 2, 1, 2, 2, मात्राएं कितनी हो गई? 5, मात्राएं 5, और इसमें भी वर्ण कितने? 3। ये खास बात है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। मात्राएं गिनने से पहले इसलिए बताया ताकि आपके ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे छंदों में ये मिलेंगे, तो हमें तो पहले से दिमाग में ये सेट हो रखा है कि आधे वर्ण का प्रभाव उसके पूर्व पड़ेगा। लेकिन कई बार देखो मित्रों ध्यान रखना, जैसे हमने ये लिखा प्रकार, अब इसको मैं थोड़ा तोड़ रहा हूँ, पहले ध्यान देना। प और र पूरा है, अब ये शब्द पीछे हो गया कार। अब इस र का प्रभाव इससे आगे यदि कोई वर्ण होता तो पड़ता, या स्थिति क्या रहेगी? लघु की रहेगी, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। तो इसमें मात्राएं कितनी हैं? 4, वर्ण कितने हो गए? ये 3। ये बात थोड़ी आपको क्या करनी है? दिमाग में रखनी है। अब देखो इसी में देखो एक और देखो, यह शब्द लिखा मैंने क्रम, ठीक है, इसी को मैंने लिख दिया कर्म। अब यहाँ स्थिति देखो, ये जो है ये क आधा है और र पूरा है, म, ऐसी स्थिति बनी। तो इसके अंदर र लघु, तो म भी क्या है? लघु। अब इसमें देखो इसकी स्थिति क्या बनेगी? क के बाद आधा र और म। अब इस आधे र का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? पूर्व में। तो ये तो गुरु हो गया, ये क्या रहा? लघु। तो ध्यान रखना, अब इसमें यदि मात्राएं पूछे तो 2 + 1 कितनी मात्राएं हो गई? मात्राएं हो गई 3। अब इसमें पूछे मात्राएं कितनी है? तो 1 + 1 मात्राएं हो गई 2। ये बात थोड़ी आपको दिमाग में रखनी है। स्थिति कैसी भी हो, हमेशा मात्राएं गिनने के थोड़े से नियम ध्यान में है, तो आपका मात्रा गिनने में किसी प्रकार का कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि आपकी मात्राएं गलत नहीं हो सकती। अब देखो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात देखो तो वर्णों के उच्चारण में लगा समय क्या कहलाता है? मात्रा। हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? 11। कितनी होती हैं? 11। यदि दीर्घ स्वर है तो मात्राएं क्या लगेगी? गुरु। और लघु स्वर है तो मात्राएं क्या लगेगी? लघु लगेगी। उसके बाद में नह, मह और लह की स्थिति में उसका पूर्व जो वर्ण है जैसा लिखा गया है उसी के अनुरूप उसकी मात्रा लगेगी, वो बड़ा नहीं होगा। यानी संयुक्त वर्ण से पूर्व मात्राएं हैं वो क्या हो जाती हैं? गुरु हो जाती है। तो ये बात आपको क्या करनी है? दिमाग में रखनी है। अब हमने छंद की परिभाषा पढ़ी, और परिभाषा पढ़ने के बाद यदि बात करें हम तो वो किसकी बात करेंगे? छंद के भेदों की। तो छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के भेद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। एक होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। दूसरा कौन सा होता है? वर्णिक छंद। हम बात कर लेते हैं पहले वर्णिक छंद की। तो वर्णिक छंद 2 होते हैं, एक होता है कवित छंद और दूसरा होता है सवैया छंद। ध्यान रखना, कवित छंद भी आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है?
दो में, दो कौन से? एक होता है मनहरण, मनहरण कवित छंद, और दूसरा होता है घनाक्षरी। अब ये जो घनाक्षरी छंद है ये आगे जाकर फिर दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है रूप घनाक्षरी और दूसरा होता है देव घनाक्षरी। अब ये देव घनाक्षरी अपने 33, रूप 32 और मनहरण 31। कहने का मतलब है मनहरण कवित में कहाँ कितने 31 वर्ण होंगे, रूप घनाक्षरी में कितने होंगे 32 वर्ण होंगे, देव घनाक्षरी में कितने होंगे 33 होंगे। कवित छंद को शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है MRD, M 31, R 32 और D 33। अब देखो ये 15 16 16 16 16 17 पर क्या हो गई? यति हो गई। यति का अर्थ होता है रुकना। अब मात्रिक छंद, मात्रिक छंद भी आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 3 भागों में बढ़ जाते हैं। एक होता है विषम मात्रिक छंद, एक होता है अर्ध सममात्रिक छंद और एक होता है सममात्रिक छंद। अब ध्यान क्या देना है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक। सममात्रिक में देखो चौपाई छंद, एक होती है चौपाई, बताऊंगा सब में अंतर क्या है। उसके बाद में गीतिका, उसके बाद में हरिगीतिका, उसके बाद में रोलासन। अर्ध सममात्रिक में दोहा, छोरटा, बरवे, उलाला। और विषम मात्रिक में कुंडलियां, छपया छंद। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। विषम मात्रिक में दो है कुंडलियां, छपया। अर्ध सममात्रिक में दोहा, छोटा, बरवे और उलाला। सममात्रिक में चौपाई, छोपई, गीतिका, हरिगीतिका और रोला छंद। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये इनके भेद थे। अब बात करेंगे कवित छंद। कवित छंद के मूलतः जो 11 भेद होते हैं वो सारी इनके ऊपर बात अपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मैं इससे आगे उदाहरण के साथ जो कक्षा 12वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। दूसरी बात रीट लेवल, जिसमें हिंदी में सेकंड लेवल, रीट में भी हिंदी में जिसके सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। तो एक एक मात्रा, एक एक वर्ण और एक एक अक्षर के साथ क्लियर होगा। दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करवाऊंगा। आपको मुख्य जवाब क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। धन्यवाद।